जिस हॉस्पिटल में पति डॉक्टर था, उसी हॉस्पिटल में तलाकशुदा पत्नी डिलीवरी कराने के लिए आ जाती है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उत्तराखंड में एक मनोहर नाम का व्यक्ति रहा करता है। मनोहर, जिसके पास अच्छी खासी जमीन जायदाद है, ढेर सारा रुपया पैसा है और अभी कुछ दिनों पहले उसकी पत्नी की मौत हुई है। अब अड़ोस पड़ोस वाले कुछ यार रिश्तेदार उससे कहने लगते हैं कि भाई तू ऐसा कर, तू दूसरी शादी कर ले, क्योंकि अभी तेरी पूरी उम्र पड़ी हुई है और तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जो मनोहर है वह अपनी बच्ची की तरफ देखता है, जिसकी उम्र महज 5 साल थी। उसके बाद वह सोचता है कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो मेरी बच्ची का क्या होगा। तो इसी बात को सोचकर मनोहर दूसरी शादी से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरी एक बच्ची है और मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है और मैं इसी को अपने साथ रखूंगा और इसी को अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा करूंगा। इसके बाद उसके अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार उससे कहने से बंद हो जाते हैं और मनोहर अपनी छोटी सी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करने लगता है। लड़की का नाम था निशा। निशा स्कूल जाया करती और स्कूल से आने के बाद जो भी ख्वाहिश वो कर दिया करती, उसका पिता झट से उसे पूरी कर दिया करता। क्योंकि मनोहर के पास ढेर सारी पुश्तैनी जमीन थी, तो अच्छा खासा रुपया पैसा उसके पास था, तो रुपये पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ निशा बड़ी हो जाती है और उसकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी। स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वह कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उसकी इच्छाएं और भी कुछ ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। अब वह कॉलेज जाते समय अपने पिता से पैसे लेकर जाया करती और कॉलेज के अंदर वो अलग तरह की ज़िंदगी जीने लगती है। यानी कि जैसे एक स्टूडेंट लाइफ जिया करता है, वैसे वो ज़िंदगी नहीं जिया करती है। वो तो कॉलेज के अंदर जाती है, लड़कों के साथ रहती है और इधर उधर पार्टियां किया करती है और ऐसे ही अपने जीवन को जीने लगती है। अब उसके पिता मनोहर को जब जैसे ये बात पता चलती है तो उसे पहले तो थोड़ी सी चिंता होती है, लेकिन फिर वो छोड़ देता है। सोचता है कि कोई बात नहीं, इकलौती बेटी है और कुछ दिनों बाद इसकी शादी हो जाएगी, तो फिर मुझे इससे क्या करना है। इसी बात को सोचकर वह ऐसे चुप रह जाता है और धीरे धीरे निशा की कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे उसकी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट होती है तो उसके अड़ोस पड़ोस वाले उसकी बेटी के बारे में बातें बनाने लगे थे। लोग कहने लगे थे कि बेटी जवान हो गई है और अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। अगर ये अब शादी नहीं करेगा तो बेटी कहीं ना कहीं को गलत काम कर देगी और उसकी वजह से इसको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। यह बात मनोहर के कानों तक भी आती है और यह बात उसे कहीं ना कहीं सही लगती है। इसके बाद एक शाम को जैसे बेटी घर आती है तो पिता उसे कहने लगता है कि बेटी, अब मेरे हिसाब से तू शादी के योग्य हो गई है और तेरी शादी करा देनी चाहिए। अब बेटी जब देखती है कि पिता उसकी शादी कराना चाहता है तो उसके बाद वो अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी, अभी मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही मैं शादी करूंगी। तभी उसका पिता उससे कहता है कि बेटी, पढ़ाई लिखाई तू भले ही कर लेना, लेकिन मुझे तेरी शादी कर लेने दे, क्योंकि अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाने लगे हैं कि जवान बेटी को घर में बिठा रखा है। इसके बाद निशा ना चाहते हुए भी हामी भर लेती है और कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बेशक से मेरी शादी करा दीजिए। उसके बाद मनोहर इधर उधर ढूंढता है। ढूंढने के बाद उसे एक लड़का मिल जाता है। लड़के का नाम था विशाल। विशाल जो कि अभी डॉक्टरी कर रहा है और कुछ दिनों बाद उसकी डॉक्टरी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद वह अच्छा खासा रुपया पैसा कमाएगा। विशाल के माता पिता खेतीबाड़ी किया करते हैं और अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई को करवा रहे हैं। ज़्यादा बड़े पैसे वाले तो वो नहीं है, लेकिन इतना पैसा उसके पिता कमा लिया करते हैं कि उनके बच्चे की पढ़ाई अच्छी तरह से उससे हो रही है। इसी वजह से जो मनोहर होते हैं वो अपनी बेटी की शादी विशाल से कराने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके घर वालों से उसकी और अपनी बेटी की शादी कराने के लिए बातें करने लगते हैं। बातें तय हो जाती है और बातें तय होने के बाद एक निश्चित मुहूर्त निकालकर विशाल और निशा दोनों की शादी करा दी जाती है। विशाल और निशा की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद निशा विशाल के घर में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद स्टार्टिंग के 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे निशा वहां पर इसी तरह से रहने लगती है जैसे वो अपने मायके में रहा करती थी। अब इस बात को देखकर जो निशा के सास ससुर बहुत ज़्यादा परेशान है और इधर विशाल भी इस बात को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे साफ साफ बोल देती है कि मैं तो अपने घर में ऐसे ही रहा करती थी, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे रहूंगी, मुझे तुम्हारी तरह रहने की आदत नहीं है। वह ससुराल के अंदर छोटे छोटे कपड़े पहना करती और ढेर सारी शॉपिंग करने के लिए घर से निकल जाया करती। अब इस बात को देखकर परिवार वाले थोड़े से परेशान होते हैं, लेकिन फिर जो विशाल के माता पिता हैं वह अपने बच्चे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है तो यहाँ पर ढलने में थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर विशाल को उन्होंने सहानुभूति दे दी थी और विशाल वहां से अपनी पढ़ाई को करने के लिए चला जाता है।
लेकिन धीरे धीरे उसकी शादी को 6 महीने बीत गए थे और 6 महीने बाद तक निशा का रवैया ऐसा ही रहता है और वो बिल्कुल भी इस बात से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। दिन के समय में जब भी उसका मन किया करता वह घर से निकल जाया करती और लेट नाइट तक घर वापस आया करती। अब यह सब कुछ देखकर जो विशाल के पिता हैं वो थोड़े से हैरान होते हैं और एक दिन अपनी बहू से बात करने का फैसला करते हैं। जब एक दिन शाम को उनकी बहू घर आती है तो उसके बाद वो उसे समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी ये सब कुछ ठीक नहीं है, जो तुम अपने मायके में करती थी वो यहाँ पर नहीं कर सकती और अब तुम्हारी शादी को भी काफी दिन हो गए हैं, तो अब ये सब कुछ करना ठीक नहीं है। तरह तरह लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाते हैं और ये सभी चीजें हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन जो निशा होती है वो उनकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है और साफ साफ बोल देती है कि मैं तो इसी तरह से रहूंगी, अब तुम लोगों के पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं इसमें। इस बात को सुनकर जो विशाल के पिता हैं वो थोड़े से चुप लगा जाते हैं और इसके बाद वह अपने बेटे को फोन करके इन सभी बातों को बता देते हैं। अब बेटा इन सभी बातों को सुनकर हैरान होता है और उसके बाद वह वहां से सीधा अपने घर आ जाता है और घर आकर मामले को समझने की कोशिश करता है। वहां आकर वह निशा से बात करने लगता है और कहता है कि निशा ये सब तुम कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। घर के अंदर आराम से रहो, जिस तरह से बहू घर के अंदर रहती है उसी तरह से तुम्हें रहना चाहिए और इस तरह से मेरे माता पिता को परेशान मत करो। अब इसके बाद निशा इन बातों को सुन तो लेती है लेकिन इनमें से किसी बात पर भी अमल नहीं करती है और जब विशाल घर के अंदर आ जाता है तो उस टाइम पर वो अपनी आदतों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी ठीक ठाक रहने लगते हैं, लेकिन इन सभी आदतों को बंद करने की वजह से जो निशा थी वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी रहने लगती है और बेवजह विशाल से लड़ाई करने लगती है। अब विशाल उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन जो निशा होती है उल्टी उस पर भड़क पड़ती है और तरह तरह की बातें उससे कहने लगती है। कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग भिखमंगे हो और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वरना मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए बिल्कुल से मना कर देती। अब इस बात को सुनकर जो विशाल होता है उसे भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वह निशा पर हाथ उठा देता है। अब जैसे उसने निशा पर हाथ उठाया था तो इसके बाद निशा फौरन से अपने पिता के पास फोन कर देती है और कहती है कि पिताजी इस घर के अंदर मैं नहीं रह सकती और मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। इसके बाद निशा का जो पिता होता है वह उसकी बातें सुनता और बातें सुनने के बाद कहता है कि बेटी आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम वहां पर नहीं रह सकती। तो निशा बताती है कि आज मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया है और मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। इसके बाद जो निशा का पिता होता है वो कहता है कि बेटी कोई बात नहीं, धैर्य रख, मैं तुम्हारे पति से बात करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ क्या बातें निकलती हैं। इसके बाद निशा का पिता विशाल के फोन पर फोन करता है लेकिन विशाल गुस्से में उस फोन को नहीं उठाता है। अब निशा के पिता को चिंता होती है और इसी वजह से वह विशाल के पिता के पास फोन कर देता है और विशाल के पिता फोन को उठा लेते हैं। फोन को उठाने के बाद वह उससे पहले तो हालचाल जानता है और हालचाल जानने के बाद उससे बात करने लगता है। वह पूछता है कि समधी जी ऐसा क्या हुआ जो बिटिया परेशान हो रही है। तो उसके बाद जो विशाल का पिता होता है उन्हें सारी बातें साफ साफ बता देता है और कहता है कि आपकी बेटी यहाँ पर भी छोटे कपड़े पहना करती है और लेट नाइट तक पार्टियों में जाया करती है। अब जब इन सभी चीजों को रोकते हैं तो उसके बाद वह लड़के से लड़ाई करती है और इस तरह से समय व्यतीत नहीं होगा। इसके बाद जो निशा का पिता होता है वो इन सभी बातों को सुन लेता है और समझ जाता है और उसके बाद वह कहता है कि ठीक है समधी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं निशा से बात करता हूं और उसको समझाने की कोशिश करता हूं। इसके बाद निशा का पिता निशा के पास फोन करता है और उसको समझाने लगता है और कहता है कि बेटी ये तेरा मायका था और वह तेरा ससुराल है, वहां पर तुम्हें उन लोगों के हिसाब से रहना पड़ेगा और इस तरह की बातें वहां पर नहीं चलेंगी। लेकिन निशा के दिमाग में इनमें से कोई बात भी नहीं बैठती है क्योंकि अभी तक भी उसे वही चीजें लग रही थी कि जिस तरह से वो अपने मायके में रहती है वैसे अपने ससुराल में रहेगी। इसके बाद जो निशा है सभी बातों को सुन लेती है और सुनने के बाद झूठी हामी भर लेती है अपने पिता से, क्योंकि उसके पिता ने बहुत सारा लड़चाव उस पर किया था, तो इसी वजह से वो अपने पिता से इस बारे में कुछ नहीं कह पाती है। इसके बाद निशा फिर से घर में शांत रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो आदतें उसको बार बार बुला रही थी और उसी वजह से घंटों तक वो फोन पर बातें किया करती है। अब यह बात जब विशाल नोटिस करता है तो उसके बाद उससे मना कर देता है, कहता है कि इस तरह से फोन पर बातें मत करो, सभी लोग परेशान होते हैं और घर वाले अलग अलग तरह की तुम्हारे बारे में बातें बनाते हैं। हालांकि जो निशा थी वो अपने दोस्तों से बात किया करती थी, लेकिन ये सब कुछ वहां पर अच्छा नहीं लग रहा था। इसी वजह से विशाल मना करता है और इस बात को लेकर निशा और विशाल में दोबारा से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान जो विशाल है पहले तो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो निशा है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इसी चिल्लाहट के कारण जो विशाल है वो निशा पर हाथ उठा देता है। अब इस बार जैसे विशाल ने निशा पर हाथ उठाया था तो एकदम से ये बात उससे सहन नहीं होती
होती है और वो यहाँ से अपना सारा सामान पैक करती है और सीधा अपने पिता के यहाँ पर चली जाती है। पिता जैसे अपनी बेटी को देखता है कि उसकी बेटी रूठ कर आई है इतना सारा सामान लेकर, तो उसके बाद उससे कहने लगता है कि बेटी तू रूठ कर क्यों आ गई। तो वो बताती है कि पिताजी वो तो मुझे फोन पर बात भी नहीं करने देते और ना ही कहीं बाहर मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाने देते हैं। ऐसी जिंदगी मुझसे नहीं जी जाएगी। अगर आपने मुझसे अब भी जबरदस्ती की तो मैं अपने आप को इस दुनिया से मिटा लूंगी और मैं बहुत कुछ गलत कर दूंगी। अब इस बात को सुनकर जो निशा का पिता है वो शांत हो जाता है और अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि मेरी इकलौती बेटी है, अगर इसने ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो बहुत ही गलत हो जाएगा और इसी वजह से वह उसे अपने घर में रखने लगता है। लगभग 10 से 15 दिन बीतते हैं और 10-15 दिन बाद वो सोचता है कि बेटी का गुस्सा शांत हो गया होगा और इसके बाद मैं इसे यहाँ से भेज देता हूँ। लेकिन 10-15 दिन के अंदर निशा अपनी पुरानी जिंदगी में दोबारा से लौट गई थी, क्योंकि पिता के घर उसे रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं था, पैसे भी काफी थे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ से वो दोबारा से अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाने लगती है और लेट नाइट तक पार्टियां करके आया करती है। एक रात जब वो लेट नाइट पार्टी से लौटती है तो पिता अपनी बेटी से बात करने लगता है, कहता है कि बेटी अब तो काफी दिन हो गए हैं और मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपनी ससुराल चला जाना चाहिए। लेकिन इस बार जो निशा है वो अपने पिता से साफ साफ बोल देती है और कहती है कि पिताजी उस घर में मुझे दोबारा से जाना ही नहीं है, ना तो उनके पास पैसे होते हैं और ना ही वो मुझे अपनी सी जिंदगी जीने देते हैं, तो मैं वहां पे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, चाहे आप जो भी कर लो मुझे वहां पर नहीं जाना। इस बात को सुनकर पिता थोड़ा सा चिंतित होता है और उससे पूछने लगता है कि बेटी अगर ऐसे करोगी तो कैसे टाइम व्यतीत होगा। तो वो कह देती है कि मुझे विशाल से तलाक चाहिए और मैं उसके साथ नहीं रह सकती। इसके बाद पिता जो बचपन से अपनी बेटी से प्यार किया करता था वह उसकी इस बात को भी मान लेता है और कहता है कि ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो मैं तेरा तलाक करवा दूंगा। उसका पिता दूसरे दिन विशाल को फोन करता है और फोन करने के बाद उसे इन सभी बातों के बारे में बता देता है। अब जो विशाल था वह भी काफी ज्यादा परेशान था निशा की इन हरकतों से और इसी वजह से वह भी तलाक के लिए राजी हो जाता है और निशा के पिता से कह देता है कि ठीक है बाबूजी, अगर ऐसी बात है तो आप बेशक से हम दोनों को अलग अलग करवा दीजिए, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। अब दोनों तरफ के पक्ष मान जाते हैं और इसी वजह से उनका एक पंचायती फैसला होता है और उस फैसले के दौरान दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। अलग अलग होने के बाद जो विशाल है वो अपनी डॉक्टरी पर गौर देता है और डॉक्टरी करने लगता है। इधर जो निशा थी वो दोबारा से अपनी उसी लाइफ में व्यस्त हो जाती है और जो उसका पिता था वो दोबारा से अपनी बेटी की चिंता करने लगता है और सोचता है कि इसका क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसको अलग हुए 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने बाद अचानक से निशा का पेट फूलने लगता है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब यह बात जो निशा के दोस्त थे वो भी इस बात को नोटिस कर लेते हैं और इसी वजह से वो अब उससे अलग रहने लगे थे, क्योंकि निशा का पेट बढ़ने लगा था और उन्हें डर था कि कहीं हमारे साथ घूमने फिरने के लिए गई और इसे कुछ हो गया तो वो सब कुछ हमारे ऊपर आ जाएगा। तो इसी वजह से वो भी उससे दूरियां बना लेते हैं। अब दूरियां बनाने के बाद जो निशा है दोबारा से अपने पिता के घर में रहने लगती है और वहीं पर धीरे धीरे समय को व्यतीत करने लगती है। अब समय आ जाता है उसकी डिलीवरी का और डिलीवरी के टाइम जो निशा के पिता होते हैं वो उसे लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। निशा जोर जोर से दर्द से चिल्ला रही थी और इसी दौरान जो हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ है वो वहीं पर इकट्ठा हो जाता है। उसी स्टाफ में से एक डॉक्टर था जिसका नाम था विशाल। विशाल को ये नहीं पता कि जो निशा के पेट में बच्चा है वो मेरा है या नहीं है, लेकिन उसे ये पता है कि ये मेरी पत्नी थी और कभी मैंने इसके साथ खुशियों के पल बिताए थे। तो इसी वजह से वो डॉक्टर से उसके बारे में पूछने लगता है और कहता है कि इसका अच्छे से इलाज करो। इसके बाद जो डिलीवरी वाली डॉक्टर होती है वो उसका चेकअप करती है और चेकअप करने के बाद उसे पता चलता है कि निशा के अंदर खून की कमी है और इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो इसी वजह से वो सिजेरियन के लिए प्रेफर करती है, लेकिन उसके लिए वो निशा के पिता से ब्लड लाने के लिए बोल देती है। अब निशा का पिता ब्लड के लिए इधर उधर घूमने लगता है, लेकिन उस दौरान ब्लड की शॉर्टेज थी और उस टाइम पर उन्हें कहीं भी ब्लड नहीं मिलता है। अचानक से बारिश भी तेज होने लगी थी तो इसी वजह से दूर से ब्लड लाना भी इम्पॉसिबल था। उसका पिता डॉक्टर से कह देता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास तो अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, आप ही कहीं से अरेंज करा दीजिए, बाकी आपको पैसे जितने भी चाहिए उतने पैसे मैं दे दूंगा। अब इसके बाद जो डॉक्टर साहिबा होती है वो भी इधर उधर कॉल करती है, लेकिन कहीं पर भी ब्लड का अरेंजमेंट नहीं होता है। उसके बाद यह बात जैसे विशाल को पता चलती है तो वह डॉक्टरनी साहिबा को अपना ब्लड देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैडम मेरा ब्लड ले लीजिए, लेकिन इसकी जान बचा लीजिए और ये मेरी जानने वाली है। इसके बाद डॉक्टरनी साहिबा विशाल का 1 यूनिट ब्लड लेती है और उसके बाद निशा का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद निशा ने एक लड़के को जन्म दिया था और जैसे निशा होश में आती है तो अपने बच्चे को देखकर बड़ी खुश होती है और उसी दौरान उसके पास डॉक्टर साहिबा आ जाती हैं। अब डॉक्टर साहिबा को बहुत बहुत धन्यवाद देती है और कहती है कि मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचा
ली, वरना मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं बच पाऊंगी और मैं आज इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। इसके बाद जो डॉक्टरनी साहिबा होती हैं वो कहती है कि धन्यवाद करना है तो मेरा नहीं, डॉक्टर विशाल का कीजिए। उनकी ही वजह से आज तुम जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारे लिए कहीं भी ब्लड नहीं मिल रहा था। अगर वो टाइम पर अपना ब्लड नहीं देते तो शायद आपकी जान बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। तो निशा कहती है कि डॉक्टर साहब को भेज दीजिए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। निशा को अभी तक ये नहीं पता कि जो विशाल डॉक्टर साहब हैं वो उसके वही पति हैं जिनको वो छोड़कर वहां से आ गई थी और उनसे कह दिया था कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। थोड़ी देर बाद विशाल उस कमरे के अंदर आता है और निशा जैसे ही विशाल को देखती है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब निशा के आंसुओं को देखकर विशाल कहता है कि निशा तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी जान बच गई है, तुम भी सुरक्षित हो और तुम्हारा बच्चा भी सुरक्षित है। अब इसमें रोने वाली भला कौन सी बात है। इसके बाद निशा विशाल से माफी मांगने लगती है और कहती है कि विशाल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब विशाल सोचता है कि ये ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि जो लड़की अपनी मर्जी से उसे छोड़कर चली गई थी वो आज उससे माफी क्यों मांग रही है। तो उससे पूछने लगता है कि निशा ऐसा क्या हुआ तुम्हें जो तुम इस तरह से मुझसे माफी मांग रही हो। वो बताती है कि देखो जो ये बच्चा है ये तुम्हारा ही बच्चा है और तुमसे अलग होने के बाद मैंने दोस्तों के साथ घूम फिर कर भी देख लिया, लेकिन जब हमारा बुरा वक्त होता है तो उस समय हमारे दोस्त हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो उस दौरान निशा घर के अंदर रही थी और घर के अंदर रहने के बाद उसे पता चल गया था कि फैमिली एक अलग चीज होती है और दोस्ती एक अलग चीज होती है। इस बात को सोच सोचकर डिलीवरी से पहले ही उसका मन बन गया था कि वो विशाल से बात करेगी, लेकिन डिलीवरी के दौरान जब विशाल ने अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाई है तो एकदम से उसे इन सभी बातों पर बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती है और वह विशाल के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि विशाल मुझे माफ कर दो और मैं दोबारा से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और अब तुम मुझे जिस तरह से रखोगे मैं उस तरह से रह लूंगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत तुम्हारे परिवार में नहीं निकालूंगी। विशाल उससे कहता है कि नहीं निशा, तुम हमारे यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाओगी क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, हम लोग तो गरीब लोग हैं और भिखमंगे हैं, तो हम तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकते। लेकिन जो निशा होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि विशाल तुम्हें तुम्हारे बच्चे की कसम है अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया। इसके बाद जो विशाल होता है वह अपने बच्चे की तरफ देखता है और बच्चे की तरफ देखने के बाद उसे अपने बच्चे का ख्याल आता है और वो सोचता है कि अगर मैंने इससे शादी नहीं की, इसने किसी और से शादी कर ली तो इस बच्चे का क्या होगा। वो निशा से कह देता है कि ठीक है निशा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूंगा और हम दोनों एक साथ फिर से रहने लगेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पिता को मेरे पिता से दोबारा से बात करनी होगी, अपने घर वालों को मैं मनाने वाला नहीं हूं। इस बात को सुनकर निशा के चेहरे पर हंसी आ जाती है और वो कहती है कि वो कोई बात नहीं है, मैं अपने पिता को आपके पिता के पास भेज दूंगी और वो अच्छी तरह से उनसे बात कर लेंगे और फिर से हम दोनों एक साथ रहने लगेंगे। अब जैसे ही निशा थोड़ी सी ठीक होती है तो ठीक होने के बाद अपने पिता से इस बात को बता देती है और कहती है कि बाबूजी मैं दोबारा से विशाल के साथ रहना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर जो निशा का पिता होता है वो एकदम से खुश हो जाता है क्योंकि विशाल को हॉस्पिटल में देखने के बाद वो भी यही बात सोच रहे थे। अब जो निशा का पिता है वो सीधा विशाल के पिता के पास पहुंच जाता है और दोबारा से दोनों बच्चों का घर बसाने की बातें करने लगता है। अब जो विशाल के माता पिता हैं वो पहले तो मना करते हैं, लेकिन तभी वहां पर विशाल आता है और अपने माता पिता को पूरी कहानी बता देता है। कहता है कि निशा से मैंने अच्छी तरह से बात कर ली है और कोई भी दिक्कत नहीं है, अब बेशक से उसे हमारे साथ रखने के लिए कह दो और वो अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करेगी। इसके बाद जो विशाल के माता पिता है वो भी इसके लिए एग्री हो जाते हैं और निशा दोबारा से विशाल के घर में आ जाती है। पुरानी बातों को सोच सोचकर निशा कभी कभी अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया करती है, लेकिन जो विशाल होता है उसे समझा देता है, कहता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे की जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। तो दोस्तों ये थी कहानी दो पति पत्नी की, जिसमें पत्नी ने अपनी पुरानी आदतों के चलते अपने पति को तलाक दिया, लेकिन बाद में उसे सब कुछ समझ में आ गया और दोबारा से वो अपने पति के साथ रहकर घर बसाने लगी। आप क्या कहना चाहते हो निशा के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो विशाल के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।